देखिए बच्चों, आज हमारा वही क्रम चल रहा है जो पीछे चल रहा था फिजिक्स से। और हाँ, ये बात और है, कुछ क्लास लेट आई है आपकी आज, लेकिन आ जाएगी। तो देखो, आज हमारा पार्ट 6 है फिजिक्स का, इसका नाम है सरल परिपथ। 5 पार्ट की फिजिक्स आपकी पहुंच गई है, उसको आप देख सकते हैं। तो आप लोग आज 6ठा पार्ट देखें। देखो, हमने बहुत बार कहा, आज फिर कह रहे हैं कि नाम से बहुत कुछ पहचान लिया करो, नाम से ही पहचाना जाता है और नाम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। सरल परिपथ की बात कही जाए तो परिपथ माने क्या होता है भाई? एक रास्ते से किसी वहाँ तक जाना या इधर जाना। परिपथ माने, पथ माने होता रास्ता, परि माने चलकर और पथ माने रास्ता। तो परिपथ पे चलते जाइए, आप जहाँ मंजिल होगी आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये परिपथ हो गया। इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें भैया सरल परिपथ की बात की जाए तो उसमें कौन चीज़ बहाई जाएगी? धाराएं बहाई जाएंगी, ये सब बहाया जाएगा, क्योंकि चैप्टर तो सरल परिपथ है तो धाराओं से संबंधित है। इसमें आप एक एक देखो, 2 फायदे आपके होने वाले हैं अब तक जो हमने आपकी क्लासें ली फिजिक्स की। पहला फ़ायदा ये होता है कि परीक्षाओं में आंकिक जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आते ही आते हैं, उसके अलावा परिभाषाएं बहुत आती हैं। तो आप लोग परिभाषाओं को हम समझा देते हैं अच्छा करके, आप लोग सुन लिया करो, आपको याद हो जाएंगी, और लिख दिया करो सोच सोच के। देखो, बात आई विद्युत सेल। सबने देखा सेल माने होता है बैटरी। ध्यान से पढ़ो, होता है मस्ती में पढ़ा को याद करने के तरीके से। सेल माने क्या होता है? बैटरी होता है। अब बैटरी होती कैसी है? अब आप खुद देखो घर में, भैया बैटरी पहले पुराने ज़माने में हुआ करती थी, अब भी होती हैं। हाँ, ये बात और है, कुछ उनमें अंतर चेंज आ गया। उनमें देखो भैया, किसी ना किसी प्रकार का पदार्थ भरा होता है, अम्लीय हो या क्षारीय हो। ठीक है, 2 भैया उसमें लगी होती डंडी टाइप की, नहीं, जिससे आप कह सकते हो कि एक एनोड होगी और एक कैथोड होगी, एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है भैया प्रकाश को देना। तो अब ऐसा, और आप जानते ही हो, वे परिवर्तन जिसमें कुछ नया बनता है, कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक होते हैं। भाई आपको सिखाए थे हमने एक दिन, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। तो भौतिक वो होते थे जिनमें कुछ नया नहीं बनता था, और इसमें तो नया बन रहा है, आपको प्रकाश मिल रहा है। तो प्रकाश मिल रहा है तो एक नई चीज़ बन रही है, तो कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक होगा। तो परिभाषा क्या होगी? इसमें रासायनिक परिवर्तन जो है हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा काहे में बदलेगी? विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। लो, परिभाषा तैयार हो गई। आप लोग परिभाषा याद नहीं किया करें, बल्कि सोचा करें कि भैया क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें? वैद्युत सेल में। परिभाषा याद हो गई आराम से। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगी? विद्युत ऊर्जा में। और क्या होगा भैया? एक विभवान, अब देखो ये क्या है भैया? एक बैटरी है। ध्यान से देखो आराम से, सेल है ये, तो विद्युत सेल कह सकते हो, चाहे इसको बैटरी कह सकते हो। इसमें क्या होता है? देखो भैया, किसी ना किसी प्रकार का पदार्थ अंदर भरा होता है, या अम्ल होगा कोई, या क्षार भरा होगा इसमें। देखो, ये किसी ना किसी प्रकार की धातुएं हैं, इनकी छड़ें लगा दी हमने। एक इसमें कैथोड हो जाएगी और एक एनोड हो जाएगी। एनोड प्लस की होती है और कैथोड हमारी माइनस की होती। और दोनों को यदि हम मिला देंगे, धारा बहा देंगे, तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोड का काम चालू हो जाएगा। प्लस माइनस मिलके बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो दोनों मिल गई और इसमें धारा प्रवाहित कर दी, तो इलेक्ट्रोड बन गया, और इसको आपने एक खोल में रख दिया। तो इसमें और क्या होगा? परिपथ के बीच यहाँ से यहाँ तक जो है धारा को लाने का कार्य करेगी, नहीं करेगी? करेगी। तो परिपथ में परिवहन का भी काम करती है, या कह सकते हैं परिपथ के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। ठीक सीख गए होंगे आप लोग। मैंने आपसे क्या कहा? ऊर्जाएं 2 बताई थी, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक था, एक भौतिक था। तो भौतिक में कुछ नया नहीं बनता है, रासायनिक में नया बनता। क्या नया बना? प्रकाश मिला, एक नई बात मिली। तो क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है प्रकाश ऊर्जा में। किसमें होता है? विद्युत सेल में होता है। इसकी परिभाषा हमने आपको समझा दी कि कैसे बनती हैं। इसमें अम्ल या क्षार ले लिया जाएगा, इससे आप बना देंगे। करेगा क्या? परिपथ के बीच विभवांतर को बनाए रखने का काम करता है। सेलें मूलतः 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राथमिक सेलें और एक होती है द्वितीयक सेलें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक प्राथमिक सेल होती हैं, एक द्वितीयक सेल होती हैं। अब देखो, प्राथमिक कौन सी होती हैं? प्राथमिक सेलों को हम शुष्क सेल कहते हैं। शुष्क सेल कैसे?
देखो आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में जो घड़ी वगैरह में छोटी छोटी सेलें पड़ी होती हैं, इनकी एक लिमिट होती है 6 माह से ज़्यादा या 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती। लिखो फेंको कलम, लिख लिया, यूज का ख़त्म करके फेंक दिया, दोबारा नहीं उसका यूज कर सकते। तो प्राथमिक सेल वे होती हैं जिनको आप दोबारा यूज में नहीं ले सकते हो, एक तो बात ये हो जाती है। और दूसरी बात होती ये बिल्कुल शुष्क होती हैं, ऐसा नहीं जेम में डाला तो तेजाब लग जाए, कुछ लग जाए, खराब भी नहीं करेगा। प्राथमिक सेल शुष्क सेल होती है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनको एक बार ही आवेशित किया जाता है, आवेश इनमें एक बार ही कर सकते हैं, वही धीरे धीरे कंटिन्यू कम होता एक अवधि के बाद खत्म हो जाता है, बार बार आवेशित नहीं कर सकते। इनमें आती कौन सी है, बोल्टी आती है, लेक्लासी आती है और डेनिस सेल वगैरह इसमें आती हैं। दूसरी होती है हमारी द्वितीयक सेलें। ये सेलें कैसी होती, इनको आप किसी बाह्य स्रोत के द्वारा आवेशित करते रहते हैं। इनका आवेशन ऐसा नहीं कि एक बार चार्ज हो जाएं और काफ़ी दिन तक चलती रहें, इनको आप लगातार आपको चार्ज ही करना होगा, आवेशित करना होता है, पुनः आवेश चला जाएगा, फिर आप आवेशित करिए किसी बाह्य स्रोत द्वारा, ठीक है। लगातार आप आवेशित करते रहिए और इनको यूज में लाते रहिए। इनकी भी अवधि होती है, ऐसा नहीं कि अवधि नहीं होती, लेकिन इनको बाह्य स्रोत के द्वारा आवेशित करना होता है और फिर यूज करना होता है, फिर से आवेशित कीजिए, फिर यूज कीजिए। ये द्वितीयक सेलें होती हैं। इन्हें शुष्क सेल हम नहीं कहते क्योंकि इनमें भैया जो पदार्थ होते हैं अंदर दिखाई पड़ते हैं, ये सब बड़ा मामला होता है, मसाला सब दिखता है। ये द्वितीयक सेलें होती, इसमें कौन सी आती है, सीसा संचालक सेल आती है और क्षारीय चालक सेल आती है। तो हम लोग सेलों को समझ गए होंगे। प्राथमिक सेल शुष्क होती हैं, अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, और द्वितीयक सेलें कुछ बड़ी होती हैं और कम, ऐसा नहीं चलती बहुत समय तक, लेकिन एक बार इनको आप आवेशित कर लो प्राथमिक वाली को और दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, और जो दूसरी द्वितीयक सेल होती है इन्हें बार बार आवेशित करके चलाया जाता है। अब देखो सेल का विद्युत वाहक बल, देखो हमने कहा सोच के देखा करो यार, सेल का भाई किसमें बल होगा, सेल में होगा, तो सेल में ऐसा कोई बल लगेगा जो सेल के लिए होगा और सेल के साथ कार्य करेगा, उससे क्या कहेंगे आप लोग, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या होता है इसमें भाई, सेल में क्या बहता है, धारा बहती है, और धारा में क्या आप बहते हैं, आवेश। सेल में क्या बहेगा, धारा, और धारा में क्या बहेगा, आवेश। तो आवेश को कैसे बहाएंगे, एकांक आवेश को सेल व पूर्ण परिपथ में, ये मान लिया कोई सेल है, तो इस पूरे सेल में आवेश को भैया बहाओ, पूरे सेल में आवेश जब बहाया जाएगा तो परिपथ के प्रत्येक बिंदु में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा भाई, परिपथ में जब आप आवेश बहाओ तो पूरे परिपथ में जाना चाहिए। तो एकांक आवेश को सेल व पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं आप लोग, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान, याद कर लीजिए, आवेश को भाई, एकांक आवेश को सेल व पूर्ण परिपथ में, सेल के अलावा जो परिपथ उसका होता है उसमें बहाने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाए उसे क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे। सूत्र होगा E बराबर W/Q, W होता है कार्य, कार्य का मात्रक जूल और बटे कूलम। टर्मिनल विभवांतर याद कर लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। और आपको बताने एक बात हम कि सवाल तो आप सीख ही लेंगे, अगर हम परिभाषाओं को सीखते जाएं, आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते जाएं, पूरा भैया सब परिभाषाएं पता, हमको अच्छे नंबर आ जाते हैं। क्या होता है भाई, टर्मिनल, देखो यहाँ से यहाँ तक आवेश जाएगा तो भैया क्या होगा, बीच में जो रास्ता है इस रास्ते को हम क्या कहेंगे, है तो रास्ता विभवांतर तो कहलाएगा। आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, प्लस से माइनस तक या माइनस से प्लस तक आने में जो परिपथ में जो कार्य होता है वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q। W का मतलब जूल और प्रति कूलम। परिभाषा, आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में लाने की में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। आपका अब हमको क्या सीखना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे स्मॉल r कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्मॉल r, मात्रक तो ओम ही होगा इसको। देखो हमने बताते हैं, रोज आपसे एक ही बात कहा करते हैं कि परिभाषाएं परीक्षाओं में बहुत लिखने को आती हैं। आप न्यूमेरिकल सीख लीजिए,
देखो ऐसा नहीं सोचते कि बहुत बहुत देर तक पढ़ने से हमें बहुत याद हो जाता है। हम लोग कम समय में भी अधिक सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? हमको पता होना चाहिए क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो अभिक्रियाएँ न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत कम ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। सोचो कि 35 नंबर में आए 70 में, तो ऐसा नहीं आता है। बहुत 10 से 12 नंबर तक के आते हैं न्यूमेरिकल। देखो फ़ोन आ रहा है किसी का, तो इसको सीखो। क्या होगा इसमें कि देखो सेल के दोनों प्रतिरोधों को यदि आप एक में जोड़ देंगे तो देखो मान लिया ये कि सेल है, इसमें प्लस से माइनस की धारा बहेगी। अब इसमें एक दूसरा सेल लगा दीजिए अंदर को छोटा सा, तो इसमें क्या होगा, इसमें माइनस से प्लस की ओर धारा बहेगी। अब आप सोचो ये प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी और ये माइनस से प्लस की ओर धारा बहेगी, तो एक दूसरे के लिए दोनों अवरोधक का काम करेंगे नहीं करेंगे? भाई हम इधर से बहाएं और तुम उधर से बहाओ, तो एक दूसरे के लिए क्या करेंगे? अवरोधक का कार्य करेंगे। तो जो अवरोधक का कार्य करेगा इसे क्या कहेंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे, विरोधी होंगे। तो इसमें क्या होगा, बाह्य परिपथ में प्लस से धारा माइनस की ओर बहती है और सेल के अंदर क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर बहती है। तो इन दोनों में क्या उत्पन्न हो जाता है? अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उस अवरोध को ही क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मतलब ओम होता है। इस प्रकार से हम फिर कहते हैं परीक्षाओं में या कहीं भी दैनिक जीवन में आप लोग किसी भी परिभाषा को रटना बंद कर दीजिए, अपने मन से सोचा करो। भाई इधर से धारा उधर बहेगी, उधर से इधर बहेगी, दोनों के बीच में क्या आएगा? एक तनाव आएगा। उस तनाव को ही आप क्या कहेंगे? आंतरिक। बस तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। देखो अगली हेडिंग है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई, टर्मिनल विभवांतर बी और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आर। इन तीनों चीज़ों में संबंध कैसे निकालते हैं आप लोग बहुत आसानी से सीख लीजिए। देखो ये सेल बनाया हमने, ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? स्मॉल आर होगा। तो भैया हमको यही तो चीज़ें निकालनी है। विद्युत वाहक बल होना चाहिए, आंतरिक विभवांतर होना चाहिए और आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोग वही भाषा लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मानना सेल का विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। फिर क्या बेटा किया भाई, जो चित्र बना है, अब इसके दोनों प्रतिरोधों को आपने वोल्टामीटर के द्वारा आपस में जोड़ दिया। इसमें एक कुंजी आपने के लगाई। एमीटर, भाई यहाँ से धारा प्राप्त भेजेंगे तो एमीटर ए पर प्राप्त कर लेंगे। ये सब भाषाएं तो सब लिखी जाती हैं। इन सब भाषाओं को न लिखकर आप सिर्फ सीधी बात में आ जाइए। बस 2-3 लाइन लिख लीजिए। माना सेल का विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। भैया ये दोनों बल किस प्रकार के होंगे? देखो श्रेणी क्रम में लगे, एक ही रेखा मतलब लगे। देखो ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। ये जो है आपका जो सेल का विद्युत वाहक बल है ये लगा तो एक श्रेणी क्रम में ही है। तो क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या होता है? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं? होता सूत्र क्या? धारा आई बराबर ई बटे आर होता है। ई बटे आर होता है। तो आर हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। स्मॉल आर है प्लस कैपिटल आर है। हमने क्या किया? कैंची की गुणा कर ली, तो हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा आई आर प्लस स्मॉल आर। अंदर गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आई आर प्लस कैपिटल आई आर। हम जानते हैं कि भैया क्या होता है, देखो ई बराबर आई आर आया और प्लस आई स्मॉल आर आया। सब जानते हैं बी बराबर क्या होता है? आई आर। आपने ओम के नियम में सीखा ही था। तो आई आर जगह आप लिख दिया, बी लिख दिया, तो आ जाएगा ई बराबर बी प्लस आई आर। यही हमको सिद्ध करना है। तो इतना सब नौटंकी नहीं लिखकर सीधे अपनी बात पे आ जाया करें। तो दोनों सेल कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, अतः उनको जोड़ दीजिए और आई का लगा दीजिए फार्मूला। लंबा ना सीखो, थोड़े शब्द में सीख लिया करो तो आपको आसानी से लिखने को आ जाएगा। देखो अभी जो अपने परिभाषाएं लिखी उस पर एक सवाल देख लीजिए। सवाल है, एक परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा 4 मिनट तक बहती है, सेल की 1000 जूल ऊर्जा कम होगी, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल में क्या कह रहा है कि एक परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा, तो क्या दी? आई बराबर दे दिया है 1.5 एम्पीयर। आप लोग सवाल को देख के लगा लिया करो एम्पीयर। 4 मिनट है तो टी का मान होगा 4 मिनट और मिनट को बदल लीजिए आप लोग सेकेंडों में, तो आ जाएगा 4 को 60 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 240 सेकेंड आपके पास आ गया। तो ज्ञात क्या करना है? विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, लिखा है सेल को 1000 जूल ऊर्जा कम होगी, तो क्या दिया? ऊर्जा W बराबर दे दिया है 1000
जूल। ठीक है, ई निकालना है भाई, ई आपको निकालना है भाई। क्या फार्मूला होता है? ई बराबर होता है W बटे ई निकालना है Q। तो ई निकालना हमको W/Q होता है। W का मान दिया लेकिन हमको Q का मान नहीं दिया, लेकिन हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? IT नहीं होता। तो देखो यहाँ पे लिख लिया 1000 और Q बराबर क्या होता है? IT। तो Q बराबर IT मान कर यहाँ निकालें हम लोग साइड में। IT से I का मान कितना? 1.5 और T का मान है 240। भैया हटाया पॉइंट, नीचे 10 हो गया, एक सिफर सिफर कट गया, आ गया 15 गुणे 24। गुणा कर लीजिए आप लोग। तो Q का मान कितना आया? 15 गुणे 24। लिख लीजिए 15 गुणे 24। तो 3 से काट दीजिए चाहे 5 से काट दीजिए। 5 से काटो, 5 3 15 और 5 दूना 10, 200 हो गया। ठीक है, और काटना चाहो काट सक लो। यहाँ 12 कर लीजिए और यहाँ कर दीजिए आप लोग 100, कट जाएगा। 4 से काटो, 4 3 12 और 4 से काटा आएगा 25। तो आ गया 25 बटे 3 3 9। इससे भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया भाग करिए, 9 से करिए भाग, 25 को कितना आएगा? आप लोग कर लीजिए साइड में। यहाँ पर आंसर 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट कितना बचा? 7 बचा, 70 हो गया, 9 7 63, 2.7 आ गया। मात्रक कैसे निकालेंगे? W का मात्रक जूल होता है प्रति, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। देखो हम लोग इस पाठ में और क्या सीख लें? किरचॉफ के नियम सीख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर हम एक बात कहते हैं बच्चों, परीक्षाओं के लिए आप क्या करें? छोटी छोटी परिभाषाएं जितनी हम बताते चल रहे हैं, ये सभी परिभाषाएं आप याद करते जाइए। 10 से 12 नंबर तक के न्यूमेरिकल आएंगे, परिभाषा हमको सब याद होंगी तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्या है किरचॉफ के नियम? किरचॉफ ने 2 नियम दिए, पहला नियम दूसरा नियम। पहला नियम क्या बताता है इनका? है कि सिग्मा I बराबर 0। जिससे मान लिया यहाँ पर क्या है, धाराएं लग रही हो, बहुत सी धाराएं लग रही हैं, तो किसी बिंदु पर, किसी संधि पर लगने वाली, साफ साफ दिख रहा है कि समस्त धाराओं का योग क्या है? शून्य होता है। बस सीधी बात खत्म हो जाती। क्या लंबा नियम याद करना? किसी संधि पर लगने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। सिग्मा I बराबर 0। भाई अब उसमें जो केंद्र की ओर जाएंगी वो प्लस में जाएंगी, जो केंद्र से दूर जाएंगी माइनस में जाएंगी, बात खत्म हो जाती। तो इतना ना याद करो, सीधी बात, सिग्मा I बराबर 0 कि लगने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। जो पास में आएंगी, दिशा में आएंगी वो प्लस में जाएंगी, केंद्र से दूर भागेंगी वो माइनस में जाएंगी। दूसरा नियम क्या है? लूप का नियम है। इसमें क्या देखो साफ साफ दिख रहा है, E बराबर IR है। तो भैया भैया जब आप लगाओगे तो केंद्र में लगाओगे धारा है। समस्त धाराएं जो होती है, धाराओं और संगत, R के R माने क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो धाराओं और संगत प्रतिरोध का गुणनफल जो होगा लगने वाले विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा। आप बना लिया करो कि समस्त धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल समस्त लगने वाली क्या है? विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है, बलों के बराबर होता है। तो सिग्मा I बराबर IR। इस प्रकार से दोनों नियम लोग याद कर सकते हैं। अब एक और सीख लीजिए, किरचॉफ के नियम हो गए। और इस पाठ में आपको भैया जो देखना है सो क्या नाम, वो देख लीजिए, सेत देख लीजिए, सेतु आने वाला है। बाकी इस पाठ में जो जो आने वाला है सब आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। अगला हमको सीखना है व्हीटस्टोन सेतु। इसको बहुत आसानी सीखें, हमको सिर्फ इतना ही सीखना है, P/Q बराबर R/S। हमको इतना लॉन्ग लिखने को भी नहीं आता है कि बहुत लंबा सीख लिया जाए। इससे हमको सिर्फ सवाल लगाने आते हैं। तो आप लोग उतना ही सीखो जितना, देखो परीक्षा को देखते हुए चलिए। आप अधिक सीखने का प्रयास करेंगे तो भी गलत है, कम भी सीखने में गलत होता है। उतना सीखो जितना चाहिए, क्योंकि समय को देखते हुए हमको सीखना होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या बताया जाता है? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि ये देखो आप समझो कि ये 4 लगाए समांतर क्रम में प्रतिरोध। इन्होंने बताया कि एक देखो, आप लोग देख सकते हो हमारा चित्र बना है, ये किस टाइप का लग रहा है आपको? चतुर्भुज टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जिसमें क्या किया, PQRS 4 लगाए प्रतिरोध एक समांतर क्रम में लगा दिए। तो इसमें क्या होता है भाई, P का Q के साथ अनुपात और R का S के साथ अनुपात हो जाएगा। इनमें सबसे अच्छी बात देखने की होती है, सिर्फ धाराओं का ध्यान देना होता है और दिशाओं का हमको ध्यान होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या, अच्छा इसमें विकल्प पे क्या, देखो ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कुंजी जो है लगा देते हैं, सब लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमको सिर्फ इतना देखना कि जब हम भाई इस कुंजी K1 को ऑन करेंगे
तो धारा बहना प्रारंभ हो जाएगी। तो धारा हमेशा कहाँ से निकलती है, बैटरी से निकलती है, निकलना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ धारा आई निकलेगी, तो वही धारा आगे जब आएगी यहाँ तक आई ही आएगी। तो अब देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जब यहाँ पे आई तो यहाँ दो भागों में बट गई, तो एक हो गया हमारा I1 हो गया, एक हो गया I2। तो ये I1 हो जाएगा, मान लिया ये I2 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर और भी चीज़ देखनी, पास ढूंढने होते हैं। यदि हमने वहाँ सवाल में पास ढूंढ लिए तो सब कर सकते हैं। देखो एक पास दिख रहा है हमको, A से B पर आओ, B से D पर आओ और D से पुनः A पर आओ। तो हमको देखो ये कि पास दिख रहा है। दूसरा पास क्या है, B से C पर आओ, C से D पर आओ और D से पुनः B पर आओ। हमको दो पास दिखाई दे रहे हैं। तो हमेशा पास के नियम से हम लोग चला करते हैं, किरचॉफ के नियम लगाते हैं इसमें। तो देखो जब धारा दो भागों में बट जाएगी तो यहाँ तक धारा जो आएगी तो I1 ही तो आएगी, और यहाँ पर इधर जब आएगी तब इसकी दिशा चेंज होगी, और इधर जाएगी तब भी इसकी दिशा बदलेगी और इसका मान भी बदलता जाएगा, क्योंकि I से तो कटती जाती है आगे तक है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको याद कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया भाई, बंद पास ले लिया हमने A B D। A में किरचॉफ के दूसरे नियम से लगाया, क्या किया भाई, किरचॉफ का नियम लगाया गया। तो आप यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ तो I थी और यहाँ पे I1 हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी P के साथ I1, PI1 माइनस आप देखो यहाँ से जब आप लोग इधर चले गए तो एक तो इधर भी चली गई। तो दिशाएं क्या दोनों की एक समान हैं? नहीं है। यदि कहाँ से इसकी उधर दिशा, इसकी इधर दिशा, दिशाएं अलग अलग हैं, नहीं अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हैं तो आप इनको एक ही दिशा में लाओ तो यार प्लस कर दीजिए, और नहीं दिशा में लाना चाहते तो माइनस लगा दीजिए। माइनस I2 R बराबर 0 हो जाएगा। I1 दोनों को लीजिए, I2 को उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा 1। इसी प्रकार दूसरा पास ले लीजिए, B C D B में किरचॉफ के नियम लगा दीजिए। अब देखो I1 जो जा रही है ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ तक I1 ही तो आएगी, क्योंकि पास कौन सी होगी, I1 होगी। और देखो हमारी ये I2 जो आ रही थी यहाँ से आएगी, इधर आ रही यहाँ तक आई, और इसके साथ क्या आई, I2 हुई तो इसके साथ आ गई। तो लिख सकते हैं हम लोग हैं I1Q माइनस I2। यस भाई, इसके साथ कौन सी होगी, I2 होगी, और इसके साथ हमारी कौन सी होगी, I1 होगी। भाई देखो आप लोग, आपने बंद पास B C D B लिया, तो आप देखो Q के साथ यही तो यार हमारी I1 जो जा रही है वही तो इधर आएगी, तो Q के साथ I1 होएगी नहीं होएगी। अब इधर साथ जो हमारी इसके साथ I2 आ रही वो इसके साथ होगी। तो लिख दिया I1Q माइनस I2S बराबर 0, उसको उधर ले आए। अब ये समीकरण 1 माननी थी, इसको 2 माना, समीकरण 1/2 कर दिया। तो P/Q बराबर R/S, हमारा I से I कट गया, I1 से I1, I2 से I2 कट गया, तो P/Q R/S हमारा सिद्ध हो गया। देखो इस पार्ट से, इसके अलावा मीटर से तो देखो जो है वो नहीं परीक्षा में पूछा जाता, प्रैक्टिकल के लिए होता है और कुछ नहीं आता है। हाँ सवाल आते हैं तो सवाल आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। तो इस पार्ट से देखो फिर कहते हैं आपसे, आप सिर्फ परिभाषाएं सीखा करें, न्यूमेरिकल तो हम सिखा भी देते हैं, आप लोग सीखते भी कोचिंग में हो गए, जहाँ पढ़ते हो तहाँ देखते हो। तो न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली ना देखा करो, सिर्फ आप ये सोचा करो कि सबसे किसी बोर्ड का पेपर देख लीजिए, सबसे अधिक ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इन्हें परिभाषाएं पूछी जाती हैं। आप लोग परिभाषाओं को याद करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा।